भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मोना मथुरिया डीएलएड प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर बचपन और बच्चे का टॉपिक व्यक्तित्व आपको समझा रही हूँ। तो व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यापक है और व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में करते हैं, परंतु जब आप कहते हैं राम का व्यक्तित्व अच्छा है, तब प्राय इसका तात्पर्य होता है कि राम की सारी रचना बड़ी ही सुंदर है, वह देखने में स्वस्थ है, सुंदर है और युवा है। किंतु ये विचार उन्हीं लोगों का है जो जैसे कि किसी राजनीति में हो, किसी में लोक सेवा आयोग के चुनाव मंडल के समक्ष उपस्थित होते हैं। इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सुंदर है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और दूसरों को अपने ढंग से आकर्षित कर सकता है, तो वह अवश्य ही सफल हो सकता है, क्योंकि यह सब एक अच्छे व्यक्ति के गुण समझे जाते हैं। परंतु वास्तविक रूप में ये विचार त्रुटिपूर्ण है। यह तो सत्य है कि व्यक्ति के अंदर ये सभी बातें सम्मिलित हैं, किंतु कुछ विशेष बातें और भी हैं जो हमारे कहने की राम का व्यक्तित्व अच्छा में अंतर्निहित है। तो व्यक्तित्व क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो आगे देखते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा होता है। यूनान में रंगमंच पर अभिनय करने वाले कलाकार मुखौटा पहनकर अपना असली रूप छुपाकर किसी अन्य व्यक्ति की नकल करते थे। उसी मुखौटों को पर्सोना कहा जाता था। बाद में उन कलाकारों को पर्सोना कहा जाने लगा। इस प्रकार पर्सोना व्यक्तित्व का पर्यायवाची बन गया। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व व्यक्तित्व के लिए पर्सनैलिटी शब्द का उपयोग किया जा सकता था। व्यक्तित्व जो शब्द पर्सनैलिटी है वो पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आपने पढ़ा है नकाब अथवा वेशभूषा या नकली चेहरा होता है। दूसरे शब्दों में पर्सोना का अर्थ है एज वन अपेयर टू अदर। तो इस प्रकार व्यक्तित्व का अर्थ हुआ, यानी जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को, यानी व्यक्ति होता कुछ है और वो अपने आप को कुछ दिखाता है। यानी एक ऊपरी चेहरा होता है और एक उसका आंतरिक चेहरा होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये बनावटी है, ये ऐसा है। तो हर कोई अपने आप को अलग प्रेजेंट करता है, लेकिन व्यक्तित्व वह है कि हम कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, यानी उसका व्यवहार है, उसका पहनावा है, उसके देख रेख है, उसका चेहरा है, सारी चीज़ व्यक्तित्व के अंदर आती है। तो हम व्यक्तित्व को इस चीज़ में समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम परिभाषाएं देखते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित, यानी जो व्यक्ति के सारे गुण होते हैं उनको मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं व्यक्तित्व, यानी सारा व्यवहार, सारी चीज़ें उसकी इसमें आती है। इसी प्रकार से वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता है, जिसका अर्थ उसके विचारों को व्यक्त करता है।
आगे मार्टन के अनुसार व्यक्तित्व समझ शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यानी व्यक्ति की समझ शारीरिक जन्मजात जो जन्म से बच्चे के साथ आती है, यानी बालक के साथ आती है, और कुछ बच्चा अर्जित करता है। तो ये सारी चीज़ जो उसने उसके जन्म से आई है और अर्जित की है, उन समन का एक योग है, यानी एक इकट्ठा हुआ योग है। यानी एक जन्म से बच्चा साथ लेके आया और एक उसने भारी वातावरण से अर्जित किया। इसी प्रकार से वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। इसमें एक परिभाषा और दी है G.W. आल्पोर्ट ने। उनने 1973 में कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी आल्पोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व के मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, यानी मनोदेहिक जो उसके शारीरिक मानसिक सारी चीज़ों का एक संगठन है। इस प्रकार हम परिभाषाओं में आल्पोर्ट की परिभाषा इन सभी सीमाओं को दूर कर देती है जो सामाजिक मूल्य के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित करने से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को हम समझेंगे। लेकिन व्यक्तित्व के तीन जो गुणशील गुणों को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे मानसिक गुण, शारीरिक गुण, सामाजिक। यानी व्यक्तित्व के तीन गुण पाए जाते हैं जिनमें मानसिक, जैसे शील गुण क्या है, जैसे सेल्डन का वर्गीकरण था। सेल्डन ने बताया कि व्यक्तित्व को एक गोलाकार, आयताकार, लंबाकार इसमें बांटा जा सकता है। उसी प्रकार क्रेचमर ने भी बांटा था, निम्बलकाय, पुष्टकाय, नाटा। तो ये सारे वर्गीकरण थे क्रेचमर का। जुंग का है बहिमुखी, अंतर्मुखी, जो हमने पढ़े हैं। तो ये सारे व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिकता है, समायोजन है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य है, अनवरत विकास है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, संवेगात्मक संतुलन है। इस प्रकार व्यक्तित्व की जो परिभाषा में व्यक्तित्व को एक गत्यात्मक संगठन के रूप में स्वीकार किया गया है। यह देखा गया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अतः कहाँ भी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, यानी व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व होता है वो कभी स्थिर नहीं होता, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहते हैं, ये सारी चीज़ में होती है। इसी प्रकार समायोजन, इस परिभाषा में व्यक्तित्व को निर्धारक के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति की अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है, यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी क्रियाएं वो करता है, उसको प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से हमारा जो पहला पॉइंट था इसमें सामाजिकता, तो सामाजिकता में व्यक्तित्व का बहुत महत्व है कि व्यक्ति समाज में अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करता है, कैसे करना चाहता है, वो दूसरे के साथ उसका व्यवहार कैसा है, जैसे कि माता पिता के साथ, पड़ोस के साथ, अपने मित्र के साथ। तो सामाजिक रूप में उसके व्यक्तित्व को देखा और समझा जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट था समायोजन, जिसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। व्यक्ति अपनी अनुक्रिया कैसे करता है, वातावरण समायोजन कैसा करता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के प्रति समायोजन को अपूर्व यानी यूनिक ढंग से कैसे करता है। तो ये देखा गया है कि वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों का समायोजन समान नहीं होता है। वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का समायोजन उनके व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो ये हो गया समायोजन, यानी हर व्यक्ति का अपना वातावरण के साथ एडजस्टमेंट अलग अलग होता है, यानी वो समायोजन कैसे करे, यानी अपने दोस्तों के साथ उसका व्यवहार कैसे करे, माता पिता के साथ कैसे करे, विद्यालय में कैसा व्यवहार करता है। तो ये सारी चीज़ें समायोजन में आती हैं। इसी प्रकार शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से अगर बालक स्वस्थ है और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा।
यानी व्यक्तित्व का उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी वो अपनी आदतें, विचार, अभिवृत्ति, रुचि, कार्य करने के ढंग, ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकेगा, यानी अपने आप को व्यवहार में प्रदर्शित कर सकेगा। इसी बात से व्यक्तित्व एक अनवरत विकास की प्रक्रिया है, यानी इसका विकास धीरे धीरे व्यक्ति जैसे वातावरण संपर्क में आता है, कई नई चीज़ें सीखता है, समझता है, अपने व्यवहार में प्रकट करता है, अपने कार्य में, अपनी क्रिया में, सब में प्रकट करता है, तो ये विकास धीरे धीरे अनुभवों के जरिए उसका होता जाता है। इसी प्रकार से जो अगला है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी व्यक्तित्व के विकास में बच्चे में उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, यानी अगर वो सीखना चाहेगा तो सीखेगा, अपने व्यवहार को प्रकट करना चाहेगा तो प्रकट कर पाएगा। जैसे कि अपने जुंग का वर्गीकरण था, बहिमुखी, अंतर्मुखी, यानी कुछ बच्चे अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते, कुछ कर देते हैं, तो जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैसी है। कई बच्चे बोल देते हैं, कई नहीं बोल पाते। व्यक्तित्व की विशेषताओं में संवेगात्मक संतुलन एक जो का पॉइंट है, यानी उसके संवेगों का संतुलन है या नहीं है, यानी व्यक्तित्व से उसके संवेग जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, स्वाभिमान है, ये सारे संवेग जो होते हैं, तो व्यक्तित्व में उसके सारे संवेग का प्रयोग वो कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, और ये सारी चीज़ वो अपने व्यवहार में प्रकट कैसे कर रहा है, तो ये एक संवेगात्मक संतुलन भी व्यक्तित्व से आ जाता है। इस प्रकार उपयुक्त इन सारी विशेषताओं से हमें ये मालूम चलता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के प्रति समायोजन को एक यूनिक तरीके से एडजस्टमेंट है। इस प्रकार व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति की सारी कौशल, दक्षता, सारी चीज़ों का प्रकटीकरण है। व्यक्तित्व में शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों प्रकार के गुण सम्मिलित हैं, परंतु इसमें अधिकांश और मुख्य जो हैं वो स्थायी भाव है, अभिवृत्तियाँ हैं, मानसिक ग्रंथियाँ हैं तथा मनोरचनाएं, रुचियाँ, विचार आदि होते हैं। यह सभी गुण व्यक्ति के विशिष्ट तथा भिन्न दिखाई देने वाले व्यवहार का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ उसको व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। जैसे कई घटक हैं जो प्रभाव डालते हैं व्यक्तित्व पर, जैसे वंशानुक्रम, पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे कारक जो हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ये सारी चीज़ व्यक्तित्व में शामिल है, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जैसे वंशानुक्रम के अंतर्गत सारी चीज़ आती हैं, जैसे ग्रंथियां हैं जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें, ये है कि इसकी वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन, रुकावटें, खिन्नता, बेचैनी, ये सारी चीज़ इसकी वजह से होती हैं, तो ये भी व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालती हैं। जैसे पैराथायराइड ग्लैंड है, ये ग्रंथि गल ग्रंथि के समीप होती है। इस ग्रंथि के आवश्यकता से अधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति शांत और मंद स्वभाव का हो जाता है, परंतु कम क्रियाशील होने पर व्यक्ति अधिक उत्तेजित हो जाता है। इसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि, उपवक्र ग्रंथि और यौन ग्रंथियाँ, इन सब का भी, यानी हार्मोन्स, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन्स, इनका भी प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। और शारीरिक रचना है, ये सारी चीज़ों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यक्तित्व में जैसे पर्यावरण कारक है, जैसे भौगोलिक कारक है, गर्मी सर्दी का, इसका भी प्रभाव व्यक्ति या बालक पर पड़ता है। सामाजिक कारण है, जो माता पिता का है, पारिवारिक है, पड़ोसियों का है, और बालक का पुस्तकें हैं, मेले हैं, ये सारी चीज़ों का प्रभाव भी एक समाज में रहकर बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यानी बच्चा जिस भी उसमें रहेगा उसी प्रकार के बच्चे का व्यवहार हो जाता है। तो हमने व्यक्तित्व को समझा, व्यक्तित्व की सारी चीज़ों को समझा, इसमें कौन कौन सी चीज़ उनको प्रभावित करती हैं, कौन कौन से कारक करते हैं, इनमें क्या विशेषता है व्यक्तित्व की, परिभाषाएं देखी हमने, व्यक्तित्व को समझा कि व्यक्तित्व होता क्या है। ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। तो
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक कारकों व घटकों का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान समय में शिक्षा बाल केंद्रित है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षक छात्र के पथ प्रदर्शक मित्र के रूप में कार्य करता है। तो विद्यालय का भी व्यक्तित्व बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों की पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ये सब हम जानते हैं। ये उत्तरदायी शिक्षक पर है। ये दायित्व शिक्षक कुशलतापूर्वक तभी निभा सकता है जबकि उसे मनोविज्ञान की जानकारी हो। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व बेजोड़ होता है। दो व्यक्ति जहाँ तक कि सगे भाई बहन भी होते हैं तो उनके व्यक्तित्व में भी अंतर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं हो सकता। अतः शिक्षक को मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर अपने शिष्यों की व्यक्तिगत विशेषताओं विलक्षणताओं की जानकारी करना आवश्यक है। इसकी माप वैज्ञानिक विधियों से एक शिक्षक को करनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है और व्यक्तित्व को मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में आज हम यहीं पर अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।